कल के लेक्चर में मैंने बताया कि फाइनल अकाउंट्स बेसिकली सबसे पहले तो हम फाइनल अकाउंट्स में जो अकाउंटिंग प्रोसेस है वो मैंने कल डिस्कस किया कि सबसे पहले हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जर्नल रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल या सब्सिडियरी बुक्स। उसके बाद हम जर्नल को लेजर में पोस्टिंग करते हैं। जर्नल एंट्रीज लेजर में पोस्ट करने के बाद लेजर प्रोवाइड बैलेंसेस। तो जर्नल का एक फंक्शन है, जर्नल गिव डेली रिकॉर्ड, लेजर गिव बैलेंसेस। बैलेंस से फिर हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। तो ये जो ट्रायल बैलेंस है, ये बचे हुए बैलेंसेस की लिस्ट है। ये बेसिकली बुक्स ऑफ अकाउंट्स की अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को बताता है। उसके बाद हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट ये मेनली फाइनल अकाउंट्स का पार्ट है, जो मैंने फिर इसका बेस बताया। तो फाइनल अकाउंट्स आर नथिंग बट अकाउंट्स व्हिच आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करने के लिए अकाउंट्स फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। कल फिर मैंने गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बताया, उसके बाद फिर पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट बताया, जिसके बेस पर हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने के दो मेन पर्पसेस, एक टू नो द प्रॉफिट और लॉस अर्न बाय द बिजनेस एंड टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। तो ये दो ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके लिए हम फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। और दूसरे ऑब्जेक्टिव्स में ब्रीफ रिकॉर्ड ऑफ द ईयर है, साल भर के ट्रांजैक्शन का समरी है ये, एक्सेप्टेबल विद टैक्सेस, और टैक्स अथॉरिटीज इसको एक्सेप्ट करती हैं। कैपिटल इन्वेस्टेड हम फाइंड आउट कर सकते हैं, फ्यूचर प्लान कर सकते हैं, गुडविल का कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। उसके बाद कंपैरिजंस कर सकते हैं एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस से। ये जो ऑब्जेक्टिव्स थे जो फाइनल अकाउंट्स के कल मैंने डिस्कस किए, मेनली इन ऑब्जेक्टिव्स के बाद अब जो हमको स्टडी करना है, डिसीजन मेकिंग हम कर सकते हैं। तो इसके बाद मैंने बताया फाइनल अकाउंट्स में कौन से अकाउंट्स इंक्लूड होते हैं। फाइनल अकाउंट्स इंक्लूड ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मेनली ट्रेडर का जो अकाउंट्स होता है वो ये सेट ऑफ अकाउंट्स कंटेन करता है। मैन्युफैक्चरर में एक अकाउंट और वो बढ़ जाता है, मैन्युफैक्चरर की अकाउंटिंग में फाइनल अकाउंट्स में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बढ़ जाता है। और सर्विस ओरिएंटेड अगर बिजनेस है तो उसमें फिर ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनता, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट प्योरली गुड्स अकाउंट है। सो प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट फिर वो सर्विस ओरिएंटेड बिजनेसेस में बनते हैं। बट हमें फाइनल अकाउंट स्टडी करना है जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ये कंटेन करेंगे। फिर कल मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बताया कि ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली एक गुड्स अकाउंट है, और गुड्स रिलेटेड जो अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं जिसमें परचेसेस अकाउंट, परचेसेस रिटर्न अकाउंट ये हम प्रिपेयर करते हैं। सो परचेसेस रिटर्न का बैलेंस सपोज 3 रुपया है, और हमें अगर ये परचेसेस रिटर्न परचेसेस में ट्रांसफर करना है तो हम एंट्री पास करते हैं परचेसेस रिटर्न अकाउंट डेबिट, परचेसेस अकाउंट क्रेडिट। मेनली हम अब अपने नॉमिनल अकाउंट्स को क्लोज कर रहे हैं। ऑल नॉमिनल अकाउंट आर क्लोज एंड ट्रांसफर टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो परचेसेस किस तरह से ट्रेडिंग में ट्रांसफर होता है ये मेनली कल मैंने बताया। तो एंट्री विल बी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, परचेसेस अकाउंट क्रेडिट। और यहाँ पर जब ट्रेडिंग में हम उसको रिकॉर्ड करते हैं तो परचेसेस लेस परचेस रिटर्न इस तरह से हम उसको बताते हैं। सेल्स अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, सेल्स रिटर्न ऑलवेज डेबिट बैलेंस। एट द एंड ये सेल्स रिटर्न ट्रांसफर किया जाता है सेल्स अकाउंट में, एंड एंट्री विल बी सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न क्रेडिट। तो इस तरह से ये सेल्स रिटर्न अकाउंट क्लोज होकर ट्रांसफर हो जाएगा सेल्स में, and net sales will be transferred to trading account and the entry will be sales account debit, trading account credit। इसमें भी यहाँ पर वैसे ही रिकॉर्ड किया जाता है सेल्स लेस रिटर्न, इस तरह से हम प्रेजेंट करते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो परचेसेस अकाउंट और सेल्स अकाउंट रिप्रेजेंट होता है वो कैसे आता है, ये मेनली कल प्रोसेस मैंने बताया। यहाँ पर ये जो परचेसेस परचेसेस रिटर्न सेल्स सेल्स रिटर्न अकाउंट मैंने प्रिपेयर किए हुए हैं, ये अकाउंट्स हमें प्रिपेयर नहीं करने पड़ेंगे जब हम एक्चुअली अकाउंटिंग करेंगे तब। उसके बाद एट द एंड ऑफ द ईयर जो बचा हुआ माल है, ये तो परचेज परचेस रिटर्न सेल्स सेल्स रिटर्न आया गया माल बताएगा। पर अब जो एक्चुअली माल बचा है दैट विल बी टर्म्ड एज ए क्लोजिंग स्टॉक, जिसको फिजिकली वेरीफाई करते हैं, काउंट करते हैं, और उसकी दो प्राइजेस होगी। उन दो प्राइजेस में कॉस्ट और मार्केट विच एवर इज लेस, ये मेनली दो प्राइजेस होगी। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, ये क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर जब हम रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में,
then the entry will be closing stock account debit, trading account credit, इस तरह से ये एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। फिर जैसे अभी क्लोजिंग बचा हुआ है, ये अभी का क्लोजिंग नेक्स्ट का ओपनिंग हो जाएगा, वैसे ही पिछले साल भी क्लोजिंग बचा होगा जो इस साल के लिए ओपनिंग स्टॉक होगा। तो ये क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस बताएगा। इस बैलेंस का क्या होगा, कहाँ रिकॉर्ड होगा, अभी मैं बताऊंगा आगे। At the beginning of the year जो stock है that will be termed as a opening stock, and this opening stock will be transferred to trading account. Opening stock always debit balance, so this opening stock will be transferred to trading. Entry will be trading account debit, opening stock account credit. इस तरह से ये close होगा opening stock. तो यहाँ पर ये जो accounts है goods related, ये 6 accounts है, opening, closing, purchases, purchase return, sales, sales return. इस तरह से जितने भी goods related account थे यहाँ पर trading में transfer करती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली कुछ नहीं है, गुड्स अकाउंट है। और अगर सपोज अब मैं यहाँ पर ये करके बताऊं कि भाई सपोज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर मेरे पास 10 रुपए का गुड्स था, मैंने और गुड्स परचेज किया 12 रुपए का, तो टोटल 22 रुपए का गुड्स हो गया, जिसमें से अगर 4 रुपए का गुड्स बचा है तो 8 रुपए का गुड्स, 18 रुपए का गुड्स मैंने बेचा। बट 18 रुपए का गुड्स मैंने 35 रुपए में बेचा, देन डेफिनेटली 17 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। बट ये जो 17 रुपीज का प्रॉफिट है, अगर आप अकाउंट वाइज भी चलते हो तो 35 प्लस 4 विल बी 39 माइनस 22 विल बी 17, इस तरह से प्रॉफिट बताएगा। बट अब यहाँ पर अभी हमारे पास जो दूसरे नॉमिनल अकाउंट्स है, गुड्स रिलेटेड अकाउंट्स तो यहाँ पर रिकॉर्ड हो गए, बट अब जो दूसरे नॉमिनल अकाउंट्स है उन नॉमिनल अकाउंट्स में है एक्सपेंसेस एंड इनकम, जिनको हमको अब ट्रीट करना है। यहाँ पर एक्सपेंसेस को मेजरली दो कैटेगरी में डिवाइड किया है उन्होंने, दो मेजर कैटेगरीज एक्सपेंसेस की बनाई है। एक कहलाता है डायरेक्ट और एक कहलाता है इनडायरेक्ट। ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या कंटेन करेगा, तो गुड्स ब्रिंगिंग एक्सपेंस, माल लाने का खर्चा, ये डायरेक्ट एक्सपेंस कंटेन करेगा, और माल बनाने का खर्चा ये डायरेक्ट एक्सपेंस कंटेन करेगा। तो गुड्स ब्रिंगिंग एक्सपेंस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, माल लाने का खर्चा और माल बनाने का खर्चा, ये दो नेचर के जो एक्सपेंसेस होंगे ये डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएंगे। एन एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट बैलेंस, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट बैलेंस। तो सपोज डायरेक्ट एक्सपेंस, माल लाने माल बनाने का खर्चा मेरा है 6 रुपए का, और ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम ट्रांसफर करेंगे इस ट्रेडिंग अकाउंट में। तो डायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट बैलेंस, इसको क्लोज करने के लिए इसको क्रेडिट करेंगे और ट्रेडिंग को डेबिट करेंगे। एंट्री विल बी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट क्रेडिट, इस तरह से ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट क्लोज हो जाते हैं। जितने भी अकाउंट्स है हमारे पास, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, उसमें नॉमिनल अकाउंट्स हम बैलेंस नहीं करते। प्रैक्टिकली अगर बात करूं तो नॉमिनल अकाउंट की बैलेंसिंग नहीं की जाती। एट द एंड ऑफ द ईयर दे आर ट्रांसफर्ड टू ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस तरह से एट द एंड ऑफ द ईयर वो ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं, जैसा अभी मैं यहाँ पर कर बता रहा हूँ। तो ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जिसमें दो तरह के खर्चे हैं, ये लिस्ट है हमारे पास, डायरेक्ट एक्सपेंसेस की पूरी लिस्ट है। माल लाने के खर्चे बहुत वैरायटी हो सकते हैं, उसमें कैरेज हो सकता है, फ्रेट हो सकता है, ऑक्ट्राय हो सकता है, उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी हो सकती है, बहुत सारे गुड्स ब्रिंगिंग के और दूसरे खर्चे हो सकते हैं। तो ये जो एक्सपेंसेस है माल लाने के खर्चे, माल बनाने के मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस वैरायटी है, बहुत वैरायटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, जिसमें वेजेस है, पावर चार्जेस है, फिर उसके बाद फैक्ट्री रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं। फैक्ट्री और वर्क्स वन एंड द सेम। अमेरिकन फैक्ट्री को वर्क्स कहते हैं, ब्रिटिश फैक्ट्री कहते हैं, बस ये डिफरेंस है वो फैक्ट्री और वर्क्स में। तो जितने भी एक्सपेंसेस हैं, माल लाने माल बनाने के खर्चे, दे आर ऑल टर्म्ड एज ए डायरेक्ट एक्सपेंस। अभी पूरी लिस्ट आप देखोगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस की। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ये जो दो बाइफरकेशन किया और इसको डायरेक्ट को ही सिर्फ इसमें क्यों ट्रेडिंग में ट्रांसफर किया है, तो देखो हमारे लिए एसेट का एक रूल था कि एक एसेट जब तक कंप्लीट खरीदी ना हो जाए, उस पर होने वाला जितना भी खर्चा उसकी कॉस्ट में उसको ऐड करते हैं। तो ये उस पर होने वाला खर्चा है, बेसिकली माल लाने का खर्चा उस माल पर खर्चा है, माल बनाने का खर्चा उस माल पर खर्चा है। दैट्स व्हाई डायरेक्ट एक्सपेंसेस विल बी रिकॉर्डेड इन ट्रेडिंग अकाउंट। और अब जैसे मेरे पास अभी 17 रुपए का प्रॉफिट था, उसमें से 6 रुपए का और मैं माल लाने माल बनाने के खर्चे कम कर दूं, तो ये जो नेट कॉस्ट है, ये जो प्रॉफिट है, अब ये जो प्रॉफिट है ये माल पर हुआ प्रॉफिट है। तो अब इसको क्या किया जाता है, अब इस ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस करते हैं। टोटल विल बी 39, डेबिट में लिखते हैं 39। रेगुलर जैसे हम अकाउंट बैलेंस करते हैं वैसा ही इसकी बैलेंसिंग है। टोटल ऑफ क्रेडिट ज्यादा है इसलिए क्रेडिट की टोटल पहले, डेबिट में टोटल रिकॉर्ड की 39, और इसमें से लेस करेंगे तो ये बचेगा। जो बचा हुआ प्रॉफिट है दिस विल बी टर्म्ड एज ग्रॉस प्रॉफिट। ये जो मुनाफा है ये प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है। एंड दिस ग्रॉस प्रॉफिट will be transferred to
अगर टोटल ऑफ डेबिट ज्यादा हो, क्रेडिट कम हो, तो ये ग्रॉस लॉस कहलाएगा। तो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है, दिस ग्रॉस प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले ये ग्रॉस प्रॉफिट, वो जो 11 रुपए का प्रॉफिट था, वो यहाँ पर ट्रांसफर किया। नाम ही बता रहा है ये अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बचे हुए दो जो खर्चे हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, बचे हुए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अगर लॉस है तो वो यहाँ ट्रांसफर होगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, माल बेचने और दुकान चलाने के खर्चे। माल बेचने के खर्चे वैरायटी है, एडवर्टाइजमेंट है, डिस्काउंट है, सेल प्रमोशन एक्सपेंसेस है, डिलीवरी एक्सपेंसेस है। तो ये माल बेचने के खर्चे, माल बेचने और भेजने के खर्चे, माल दुकान चलाने के खर्चे, वैरायटी ऑफ शॉप रनिंग एक्सपेंसेस है, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, फिर उसके बाद ऑफिस मेंटेनेंस है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, इलेक्ट्रिसिटी है, वैरायटी ऑफ एक्सपेंसेस हो सकते हैं। अभी वो पूरी लिस्ट आपको मिलेगी। एंड दे आर ऑल टर्म्ड एज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये जितने भी हैं ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट बैलेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस भी डेबिट बैलेंस था, इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी डेबिट बैलेंस था। तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 9 रुपीस का डेबिट बैलेंस। नाउ दिस इनडायरेक्ट एक्सपेंस विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस। द एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट क्रेडिट। इनकम, सेल्स एक मेन इनकम है जो मैंने ट्रेडिंग में ट्रांसफर की। अदर इनकम, दूसरी बहुत सारी इनकम, एंड इनकम ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। अभी इनकम डिस्काउंट रिसीव्ड हो सकता है, कमीशन रिसीव्ड हो सकता है, रेंट रिसीव्ड हो सकता है, वैरायटी ऑफ इनकम्स हो सकती है। तो इनकम ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। नाउ दिस इनकम विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये जो इनकम है ये प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। तो इनकम को डेबिट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करेंगे। तो इस तरह से 11 प्लस 5 विल बी 16 रुपीज माइनस 9। सो नेट टोटल ऑफ 16 माइनस 9, ये जो बचा है नेट प्रॉफिट, ये 7 रुपीज का प्रॉफिट है फॉर द ईयर। मेनली वो जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए मैंने ये जो वैल्यूज दी हुई है, सिंपल वैल्यूज दी हुई है। नाउ ये जो प्रॉफिट है 7 रुपीज का, दिस प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो नॉर्मली हम जो कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, अगर लॉस है तो यही अपोजिट हो जाएगा। तो ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल अकाउंट में। एंड द कैपिटल अकाउंट, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का क्रेडिट होता है। एट द एंड ऑफ द ईयर, जो ड्राइंग अकाउंट है, अभी तक हमने क्या किया हुआ है, कैपिटल को अलग रखा हुआ है, ड्राइंग को अलग रखा हुआ है। ड्राइंग ऑलवेज डेबिट बैलेंस। एट द एंड ऑफ द ईयर दिस, हम रिलेटेड कंटेंट्स को एक जगह गैदर कर रहे हैं। तो ये जो कैपिटल और ड्राइंग दोनों ओनर के अकाउंट है। So at the end of the year, this drawing account again will be transferred to capital. तो ये जो ड्राइंग अकाउंट है, एंट्री विल बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट क्रेडिट। इस तरह से ड्राइंग अकाउंट क्लोज कर देते हैं। और ये जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, दिस नेट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल। एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। इस तरह से नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे। अगर नेट लॉस होगा तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी। एंट्री विल बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, इस तरह से। तो यहाँ पर ये जो है टोटल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये जो बैलेंस है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस हम यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं कैपिटल में। अब ये कैपिटल एक बैलेंस बताएगा, डेफिनेटली कैपिटल जनरली क्रेडिट बैलेंस। ये ओपनिंग डेबिट, ये क्लोजिंग डेबिट, ओपनिंग क्रेडिट विल बी, ये कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस बताएगा। और इसके बाद फिर प्रिपेयर किया जाता है बैलेंस शीट। ना ये जो बैलेंस शीट है, ये बचे हुए बैलेंसेस की लिस्ट है। बचे हुए डेबिट बैलेंसेस एसेट्स, बचे हुए क्रेडिट बैलेंसेस लाइबिलिटीज कहलाते हैं। ये जो बचे हुए डेबिट बैलेंसेस हैं, इन बचे हुए डेबिट बैलेंसेस में वैरायटी ऑफ डेबिट बैलेंसेस है। बट यहाँ पर ये जो बैलेंस शीट है, ये कंटेन करेगा सिर्फ और सिर्फ रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। सो रियल एंड पर्सनल अकाउंट्स ये मेनली बैलेंस शीट कंटेन करेगा। तो ये जो बैलेंस शीट है, बचे हुए बैलेंसेस की लिस्ट है, एसेट्स, डेबिट, लाइबिलिटीज, क्रेडिट, इस तरह से ये लिस्ट है यहाँ पर बैलेंस शीट। बचे हुए डेबिट बैलेंसेस में रियल और पर्सनल दोनों हो सकते हैं। बचे हुए जो क्रेडिट बैलेंसेस हैं, उन क्रेडिट बैलेंसेस में वो सिर्फ पर्सनल अकाउंट ही होंगे। रियल अकाउंट नेवर क्रेडिट बैलेंस। दैट्स व्हाई ये जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट हैज टू साइड्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है, तो इसलिए ये लेफ्ट हैंड साइड डेबिट और राइट हैंड साइड क्रेडिट वाला रूल इसको अप्लाई नहीं होगा। ये डेबिट बैलेंसेस नहीं है, ये क्रेडिट बैलेंसेस नहीं है। तो ये एक शीट है। तो ये जो राइट हैंड साइड है, ये बचे हुए डेबिट बैलेंसेस है, और जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये बचे हुए क्रेडिट बैलेंसेस है। इस तरह से बैलेंस शीट मेनली यहाँ पर प्रिपेयर की जाती है। और कंटेन्स वैरायटी ऑफ कंटेन्स, ये बैलेंस शीट कंटेन करेगा। वैरायटी ऑफ अकाउंट्स, ये बैलेंस शीट कंटेन करेगा। बचे हुए डेबिट बैलेंसेस जो एसेट्स रियल और पर्सनल दोनों है, बट बचे हुए क्रेडिट बैलेंसेस में सिर्फ और सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स यहाँ पर कंटेन किए करेंगे।
assets which can be converted into cash, which business owns, और liabilities which business owes, जो business के कर्जे हैं, जो business का देना है, that will be nothing but termed as a liabilities. तो ये जो बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट वैरायटी ऑफ अकाउंट्स कंटेन करेगा. नाउ ये जो कैपिटल अकाउंट है, ये कैपिटल अकाउंट का बचा हुआ क्रेडिट बैलेंस विल बी ऑन लायबिलिटी साइड. ये ट्रेडिंग अकाउंट का प्रोफॉर्मा है, ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है जो आपके टेक्स्ट बुक में भी अवेलेबल है. तो मैं आपको टेक्स्ट बुक का पेज नंबर बताता हूँ, 1-2 मिनट प्लीज. सो ये टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 274 है. देखो, आपके रेगुलर जो टेक्स्ट बुक है उसका पेज नंबर 274 है, और यहाँ पर ये पेज नंबर 274 कंटेन कर रहा है ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट. तो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड यहाँ पर ये कंटेन कर रहा है. मिला सबको? पेज नंबर 274. ये देखो, ये ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट कंटेन कर रहा है ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस लेस परचेस रिटर्न, आप उसको परचेस रिटर्न कहो या रिटर्न आउटवर्ड कहो, बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, है ना. नाउ डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस की लिस्ट दी हुई है इसमें. फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड, कस्टम ड्यूटी, वेजेस, कोल, गैस, फ्यूल एटसेट्रा, रॉयल्टीज. रॉयल्टी बेसिकली कुछ नहीं, एक तरह का रेंट है जो हम यूज करते हैं किसी स्पेसिफिक राइट को यूज करने के लिए. फैक्ट्री एक्सपेंसेस. सर हाँ, सर कस्टम ड्यूटी क्या है? कस्टम बेसिकली जब आप शिपमेंट से माल आता है तो एक तरह का टैक्स है जो गवर्नमेंट चार्ज करती है. जैसे अगर आप एरोप्लेन से भी, अगर आप एयर से भी माल मंगवाते हो तो गवर्नमेंट ये ड्यूटी चार्ज, इट इज अ काइंड ऑफ अ टैक्स बेसिकली. माल पर चार्ज किया जाने वाला एक तरह का टैक्स, इट विल बी अ टैक्स ऑफ गवर्नमेंट, कस्टम ड्यूटी. फ्रेट और कैरेज, नॉर्मली अगर फ्रेट और कैरेज हो तो इट विल बी ऑन ट्रेडिंग अकाउंट. इनवर्ड के साथ अगर है, वर्ड इनवर्ड है तो इट विल बी इन ट्रेडिंग. फ्रेट इनवर्ड या कैरेज इनवर्ड अगर है तो इट विल बी इन ट्रेडिंग. अगर फ्रेट आउटवर्ड या कैरेज आउटवर्ड है देन इट विल बी इन प्रॉफिट एंड लॉस. कैरेज इनवर्ड और फ्रेट इनवर्ड माल की खरीदी पर गाड़ी भाड़ा है, बट फ्रेट आउटवर्ड और कैरेज आउटवर्ड विल बी माल की बिक्री पर गाड़ी भाड़ा है. तो अगर मैंने माल बेचा और वो गाड़ी भाड़ा भी मैंने ही बेयर किया हुआ है तो इट विल बी कैरेज आउटवर्ड और फ्रेट आउटवर्ड. तो वो माल बेचने का खर्चा है, इसलिए वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा. ये कैरेज इनवर्ड जो है ये ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड होगा. ठीक है. कोल, माल बनाने का खर्चा, कोयला, गैस, बहुत सारे प्रोसेस में ये यूज होता है. फ्यूल यूज होता है, गैस यूज होता है, कोल यूज होता है. तो ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होने वाले एक्सपेंसेस हैं या मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्सपेंस है. तो माल लाने का और माल बनाने का मैंने जैसे बताया अभी, डायरेक्ट एक्सपेंस बेसिकली कंटेन करेगा गुड्स ब्रिंगिंग एक्सपेंस एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस. तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट होगा. इसका पूरा बैलेंसिंग कर कर मैंने बताया. ये गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर, ये भी आगे चलकर जब हम एडजस्टमेंट्स पर जाएंगे ना तब मैं इसको क्लियर करूंगा. बाकी तो दूसरे आपके रेगुलर कंटेंट्स. ये गुड्स अकाउंट है, गुड्स कम्स इन गुड्स गोज आउट बताएगा सिंपल. माल आना अगर है तो इट विल बी इन डेबिटेड, और माल जाना अगर है तो इट विल बी क्रेडिटेड, इस तरह से. और ये नेट रिजल्ट जो है इसका ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस है, इट विल बी कैरी फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट. नाउ नेक्स्ट जो है वो बैलेंस शीट में इसको कैरी करते हैं. तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर टू, सॉरी, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस. ये ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट करते हैं, ग्रॉस लॉस डेबिट करते हैं. ये लिस्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस है. ये देखो, ये रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, मिसलेनियस इनकम, डिस्काउंट रिसीव्ड. ये वैरायटी ऑफ इनकम्स. ये सब हर प्रॉब्लम में होंगे ऐसा नहीं है, बट ये मेजॉरिटी ऑफ कंटेंट्स यहाँ पर दिए गए. ठीक है ना. उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट में ये सैलरीज एंड वेजेस है, वेरी इंपॉर्टेंट. अगर वेजेस एंड सैलरीज देता है, कंटेंट अलोकेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है. सैलरीज एंड वेजेस अगर देगा तो इट विल बी इन प्रॉफिट एंड लॉस, और अगर वेजेस एंड सैलरीज देगा तो इट विल बी इन ट्रेडिंग. सिर्फ वेजेस का है ट्रेडिंग, सिर्फ सैलरीज का है प्रॉफिट एंड लॉस. तो ये यहाँ पर ये जो एक्सपेंसेस के बाइफर्केशन है ये मेनली ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉपर हमको करते आना चाहिए. रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस. रेंट तो भाड़ा है, रेट्स म्युनिसिपल टैक्सेस है, और टैक्सेस तो टैक्सेस ही है रेगुलर. तो रेट्स आर नथिंग बट म्युनिसिपल टैक्सेस. इंश्योरेंस, बीमा, बैंक चार्जेस, दुकान चलाने के खर्चे में बैंक चार्जेस, डिस्काउंट अलाउड, ऑडिट फीस, अकाउंट चेकिंग के खर्चे हैं. डेप्रिसिएशन,
एसेट में होने वाली कमी है डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट, दैट इज नथिंग बट डेप्रिसिएशन, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। ये दिया है उसने कि भाई डेप्रिसिएशन, जनरली वी चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, तो ये डेप्रिसिएशन का खर्चा है, लॉस है। उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ये माल बेचने का खर्चा है, एडवर्टाइजमेंट माल बेचने का खर्चा है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दुकान चलाने का खर्चा है, इंटरेस्ट दुकान चलाने का खर्चा है, फिर लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, पैकिंग एक्सपेंसेस, कमीशन। ये जो बेड डेट्स है, एन अमाउंट विच इज इरिकवरेबल टर्म्ड एज ए बेड डेट्स, ये जो आरडीडी है, ये जो पूरा ट्रीटमेंट है, ये एडजस्टमेंट में मेनली आगे जब मैं समझाऊंगा तो मैं इसको क्लियर करूंगा। ये बेड डेट आरडीडी वाला जो पार्ट है, और ये नेट प्रॉफिट बताएगा। दिस नेट प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल, अभी मैंने कर कर बताया कि कैसे वो कैपिटल में ट्रांसफर होगा नेट प्रॉफिट। ये फॉर्मेट्स की प्रैक्टिस करनी है, जो दोनों फॉर्मेट्स है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के, इन फॉर्मेट्स को लिखना है 2-3 बार आपको, ताकि वो कंटेंट्स आपको याद हो जाए। क्योंकि सबसे मेन चीज फाइनल अकाउंट्स में दो ही चीजें, एक तो ये अलोकेशन करते आना चाहिए, कंटेंट्स बाइफरकेट करते आने चाहिए, कौन से कंटेंट्स कहाँ रिकॉर्ड होंगे ये बाइफरकेशन करते आना चाहिए। एंड सेकंड थिंग जो है वो एडजस्टमेंट्स है, तो एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट्स है, फिक्स इफेक्ट्स है, तो इफेक्ट्स कैसे और कहाँ रिकॉर्ड होते हैं वो फिर आगे मैं बताऊंगा ही। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर उसने बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट सर प्रॉब्लम दिया हुआ है। हाँ, सर एक सेकंड, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का थोड़ा वापस समझाओ ना। कौन से कंटेंट्स? प्रॉफिट एंड लॉस का कौन से कंटेंट्स, क्या बताऊं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, क्या नहीं क्लियर हुआ? हेलो। ग्रॉस लॉस प्रॉफिट वो। ये जो है ना, ये बैलेंसेस है बेसिकली, ये बैलेंसेस है। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में अगर बैलेंस बचेगा देन इट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। ये ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट अगर बैलेंस बचता है ना, तो हम अगले अकाउंट, अगला अभी का क्लोजिंग नेक्स्ट का ओपनिंग रिकॉर्ड करते हैं या नहीं करते, और ओपनिंग अपोजिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। यस सर। तो ये देखो, ये जो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में अगर बैलेंस बचेगा तो हम उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड। और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड अगर बैलेंस बचेगा, ये ग्रॉस लॉस, तो हम इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, अपोजिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। ट्रेडिंग सर और ये जो टर्म्स है, सैलरी वेजेस, ये सब फिक्स रहते हैं क्या? वहीं फिक्स पे आएंगे क्या? कंटेंट, वही। फिक्स कंटेंट्स, सीक्वेंस अच्छा फिक्स अच्छा। नहीं रहेगी। सैलरी तुम तीसरे नंबर पर भी लिख सकते हैं, बट ये कंटेन कांस्टेंट है। सैलरीज अकाउंट अगर हमारे पास है तो सैलरी अकाउंट इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, सैलरी क्रेडिट, इस तरह से एक एक अकाउंट हम क्लोज करते हैं प्रैक्टिकली बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और ये कंटेन कांस्टेंट है, ये कंटेंट्स तुमको याद रखने पड़ेंगे। ट्रेडिंग के कौन से डेबिट में कौन से कंटेंट्स आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में कौन से कंटेंट्स आएंगे। सैलरी ऑलवेज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस, फिक्स। सैलरी कभी भी तुमको ट्रेडिंग में नहीं दिखेगा। हाँ, बट अगर अकाउंट हेड कंबाइन दिया है वेजेस एंड सैलरी, देन वो ट्रेडिंग में आएगा। बट सैलरी एंड वेजेस अगर है तो इट विल बी इन प्रॉफिट एंड लॉस, फिक्स। ये कंटेन कांस्टेंट रहेंगे। क्लियर? ओके सर। ये लिस्ट तुमको याद रखनी पड़ेगी, ये कंटेंट तुमको याद रखने पड़ेंगे। इसके लिए बेस्ट वे क्या है, तुम इसको रिकॉर्ड करो 2-3 बार, 3-4 बार तो कम से कम ये फॉर्मेट्स तुम लिखो, तभी वो तुमको क्लियर होगा कि कैसे रिकॉर्ड होगा, क्या होगा। ये राइटिंग की प्रैक्टिस अभी करवाएंगे सर, ये कंटेंट रिकॉर्डिंग की प्रैक्टिस अभी करवाएंगे, क्योंकि जब तक तुमको ये कंटेंट्स नहीं याद होंगे ना, कौन से कंटेंट कहाँ रिकॉर्ड होंगे, आगे काम नहीं बनेगा। तो ये कंटेंट कांस्टेंट है, ये कंटेंट कांस्टेंट है, ये फिक्स कंटेंट्स है जो रिकॉर्ड होंगे। ठीक है। सो पेज नंबर 277 पर प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है ये, प्रोफॉर्मा। यहाँ पर बोला ही है, देखो स्पेसिमेन, प्रॉफिट एंड लॉस कैसा दिखेगा, क्या कंटेन होंगे, ये कंटेंट्स दिए हुए। ये लिस्ट सिर्फ इतने ही रहेंगे ऐसा नहीं है, मैंने तुमको बेस बताया। अब इसमें खर्चे और बहुत सारे खर्चे और खर्चे भी ऐड हो सकते हैं, बट मैंने बेस बताया कैसे बाइफरकेट करना, कौन से कंटेंट कहाँ रिकॉर्ड होंगे, उसका बेस मैंने बताया। क्या बेस बताया? माल लाने माल बनाने के जो भी खर्चे होंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस विल बी इन ट्रेडिंग। प्रॉफिट एंड लॉस, माल बेचने दुकान चलाने के जो भी खर्चे होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, इट विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ श्रुति। हेलो, क्वेश्चन है श्रुति?
हेलो, श्रुति रेज हैंड किया था, कुछ क्वेश्चन है? नो सर। सो ये क्लियर सबको? स्पेसिमेन क्लियर? इसकी प्रैक्टिस करनी है। हाँ राज बोलो। हेलो सर इसको स्पेसिफिक नेम क्या है सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके सर। एंड थर्ड वन इज बैलेंस शीट। ये देखो, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया हुआ है पेज नंबर 280 पर। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ये सब फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। और ये देखो, ये एसेट्स कंटेन कर रहे हैं, कैश, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल। ये अकाउंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर टू और बाय नहीं लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर ये अकाउंट था तो ये बराबर यहाँ पर टू और बाय लिखा हुआ था प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग में। ये देखो, ये टू और बाय यहाँ पर बराबर लिखा है क्योंकि ये अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ये देखो, ये ट्रेडिंग, यहाँ पर ये टू और बाय बराबर लिखा हुआ है। बट बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट। बैलेंस शीट जो है वो अकाउंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये टू और बाय नहीं लिखा हुआ है। बचे हुए बैलेंसेस की लिस्ट, बचे हुए डेबिट बैलेंसेस, एसेट्स जिसमें रियल और पर्सनल दोनों है। अभी रियल कौन कौन से? तो बिल रिसेबल रियल, कैश एट बैंक एसेट है, बचा हुआ बैलेंस कैश एट बैंक पर्सनल अकाउंट है, बिल रिसेबल इज अ पर्सनल अकाउंट, सन्डी डेटर्स पर्सनल अकाउंट, गुडविल इज एन एसेट रियल अकाउंट, फर्नीचर रियल अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी रियल, लैंड एंड बिल्डिंग रियल, है ना। फिर ये जो प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ये मैं अभी आगे जब एडजस्टमेंट्स बताऊंगा तब मैं क्लियर करूंगा इसको। क्लोजिंग स्टॉक, ये देखो बचा हुआ माल, जो डेबिट बैलेंस बचा था ना स्टॉक का, ये देखो ये बचा हुआ माल इज एन एसेट, ठीक है ना। एट द एंड ऑफ द ईयर जो बचा हुआ गुड्स है, क्लोजिंग स्टॉक इज एन एसेट। फिर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल क्रेडिट बैलेंस, ये देखो बचे हुए क्रेडिट बैलेंसेस है लायबिलिटी। और कैपिटल इज अ काइंड ऑफ अ पेमेंट, ये एक तरह का देना है दुकान का मालिक को, कैपिटल। अभी यहाँ पर उसने एडलेस के फॉर्म में ये पूरा लिखा हुआ है, ये समझाऊंगा मैं बाद में। कैपिटल अकाउंट जब मैं बताऊंगा ना, अभी सिर्फ कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी साइड आता है, इतना सिर्फ याद रखो। ये जो कंटेंट्स है ये समझाऊंगा अभी मैं आगे। बैंक लोन इज अ लायबिलिटी पर्सनल अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लायबिलिटी पर्सनल अकाउंट, creditor is a liability personal account, bills payable is a liability personal account, outstanding expense और प्री रिसीव्ड, ये जो चार है ना, ये मेनली एडजस्टमेंट रिलेटेड है। प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड प्री रिसीव्ड इनकम, ये आगे चलकर अभी जब मैं एडजस्टमेंट्स बताऊंगा। अभी मेनली सिर्फ आपको कंटेंट्स याद रखने, आपको कंटेंट याद करने हैं बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट के, प्रॉफिट एंड लॉस के और बैलेंस शीट के। तो जब आगे चलकर हम प्रिपेयर करते हैं तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस साथ में ही बनाते हैं। देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ, ये देखो ये कंबाइन बना हुआ है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ये देखो ये ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस साथ में बनाया है। ये देखो कंटेंट वही है, ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, ये एक्सपेंसेस है, ये सेल्स, ये क्लोजिंग, और ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। ये देखो जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। अभी इनकम नहीं है तो ये नहीं लिखा एक्सपेंसेस में, यहाँ पर ये एक्सपेंसेस की लिस्ट है। और ये एक्सपेंसेस आप चेक करोगे ना, वहां पर जो आपको प्रोफार्मा दिया है उसमें यही एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। ये एक्सपेंसेस आप ऊपर नीचे लिख सकते हो, सीक्वेंस यही चाहिए ऐसा नहीं है, सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकती है। और ये बचे हुए बैलेंसेस की लिस्ट है, ये देखो ये बचे हुए डेबिट बैलेंसेस है एसेट्स, ये बचे हुए क्रेडिट बैलेंसेस है लायबिलिटीज। एंड बैलेंस एसेट इज ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी, अकाउंटिंग इक्वेशन हमने देखी है। और ये देखो एसेट इज ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी, बराबर से यहाँ पर वो भी यहाँ पर भी आकर बराबर से प्रूव होगा। और ये बचे हुए बैलेंसेस की लिस्ट है, ये अभी का क्लोजिंग, नेक्स्ट के लिए फिर ये ओपनिंग बैलेंसेस हो जाएंगे। तो हमको आगे चलकर इस तरह से प्रिपेयर करना है। बट इसको प्रिपेयर करने के लिए अभी आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये फॉर्मेट्स याद करने पड़ेंगे। तो ट्रेडिंग का कंटेंट आपको याद रहना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस का कंटेंट आपको याद रहना चाहिए, और बैलेंस शीट के कंटेंट्स याद रहने चाहिए। तो तीन जो मैंने अभी आपको फॉर्मेट्स बताए, पेज नंबर 280 पर बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, याद रखो और उसको लिखो 2-3 बार अच्छे से। प्रॉफिट एंड लॉस 277 पर ये प्रॉफिट एंड लॉस का कंटेंट है, इसको याद रखो। और पेज नंबर 274 पर ये ट्रेडिंग के कंटेंट्स है। तो ये जो तीन फॉर्मेट्स मैंने अभी आज डिस्कस किए हैं, ये फॉर्मेट्स आपको याद करने हैं, कंटेंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। एक बार ये कंटेंट आपको अच्छे से याद हुए ना, कौन सी चीजें कहाँ अलोकेट होती है, इसमें दो ही चीजें हैं, एक तो अलोकेशन और एडजस्टमेंट्स। तो पहले आप अलोकेशन की प्रैक्टिस करोगे और उसके बाद फिर एडजस्टमेंट्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये जो फॉर्मेट्स है, तीनों फॉर्मेट्स, ये तीनों फॉर्मेट्स दो बार आप लिखेंगे अपनी नोटबुक में, रीड कर अच्छे से लिखेंगे। फिर आगे जब मैं कंडक्ट करूंगा या अजय कंडक्ट करेगा,
तो फिर आपकी जो भी डिफिकल्टीज है कंटेन रिलेटेड, ये कंटेन यहाँ पर क्यों है, क्या इस कंटेन का मीनिंग है, वो हम लोग पहले क्लियर करेंगे। एक बार वो क्लियर हो जाने के बाद ही फिर आगे एडजस्टमेंट्स पर मैं जाऊंगा। सो यहाँ तक कोई डाउट है, पूछना है इसमें कुछ? नो सर। सर ठीक है, तो ये फॉर्मेट्स आप अच्छे से रीड करेंगे।